हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं एफएम के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन पार्ट और लीवरेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, हम लोगों ने आपको कल मैंने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? 3 डिसीजन पढ़ाए। 3 डिसीजन में से सबसे पहला डिसीजन था फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर मैंने आपको ये बताया कि किस किस रेशो में, किस किस सोर्सेज से, ठीक है, कितना कितना फंड कलेक्ट करना है। अपन ये पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन में, अपन ये पढ़ा था कि किस किस रेशियो में, किस किस सोर्सेज से कितना कितना फंड कलेक्ट करना है। वो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन था। तो हमारा जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो जुड़ा हुआ है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से। किससे जुड़ा हुआ है? कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, एक हमारी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट की हमारी जो लाइबिलिटी साइड होती है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं, एक हमारी करंट लाइबिलिटी लिखते हैं। देखो, जो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है उसमें हम लोग लिखते हैं इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिजर्व। फिर हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है उसमें हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं? मेंशन करते हैं हमारे किसमें? करंट लाइबिलिटी में। तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड ये तो कहलाता है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। टोटल ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाएगा। टोटल ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या कहलाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। कौन कौन सी? इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। ठीक है, या फिर इसको मिक्सचर और कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हुआ? टोटल ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अगली बात, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज भी बोलते हैं इसको, मिक्सचर ऑफ सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। ये सारे के सारे क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ अपने ऊपर लिखा हुआ है टोटल ऑफ ऑल लाइबिलिटी साइड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, टोटल ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसके अंदर जो हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वो 4 तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं नेट इनकम अप्रोच, एक पढ़ते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम, एक पढ़ते हैं एमएम अप्रोच, चौथी हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। 4 अप्रोचेस इसके अंदर हम लोग मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, 4 अप्रोचेस से पहले हम लोगों को इसकी अजम्पशंस जाननी जरूरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम टाइम इंपॉर्टेंट पूछ लेता, अजम्पशन पूछ लेता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन सी अजम्पशन है या नहीं। ये मान के चलता है कि आपके पास 2 सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी, सिर्फ 2 ही सोर्सेज हैं। फिर अगली बात कहते हैं कि साइज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। भैया कैपिटल स्ट्रक्चर का जो साइज बन गया, अब कैपिटल स्ट्रक्चर किससे बनेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा डेट और इक्विटी को मिला के क्या बनेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा। इससे जो एक बार कॉम्बिनेशन शेयर बना लिया आपने वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सीधी सी बात है भैया, 100 रुपए है आपके पास, आपने बेशक इसको 70-30 डाल लो अलग अलग जेबों में, 30-70 डाल लो, 60-40 डाल लो, 50-50 डाल लो, 20-80 डाल लो, 10-90 डाल लो। ओवरऑल साइज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रह रहा है? 100 रह रहा है। आप अपनी पॉकेट में इसका कॉम्बिनेशन बदलते रहो, पर तो जो टोटल ओवरऑल साइज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर था वो क्या रहेगा? ऑलवेज रिमेन सेम रहेगा। अगली बात क्या कहता है कि कोई टैक्स नहीं है। फिर कहता है कि फर्म की परपेचुअल लाइफ है। भैया परपेचुअल का मतलब होता है लॉन्ग। अगली बात है ईबीआईटी रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का आप ढांचा कैसा भी बना दें, आपका जो ईबीआईटी रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगली बात, केडी इज लेस देन के, बिग कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है वो लेस देन रहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है जी, ये इसकी अजम्पशंस है। पहली, 2 सोर्सेज डेट एंड इक्विटी। अगली, साइज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विल ऑलवेज रिमेन सेम। तीसरी, कोई टैक्स नहीं है, फर्म की परपेचुअल लाइफ है।
ईबीआईटी कांस्टेंट रहता है, छठी केडी इज ऑलवेज लेस देन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, अब नेट इनकम अप्रोच के बारे में पहली खास बात क्या है भैया, नेट इनकम जो अप्रोच है हमारी, पहली खास बात याद रखने की रेलिवेंट अप्रोच है। ठीक है, ये क्या है, इस अंकल ने दिया, इसको अंकल ने दिया डेविड रन ने। दो बातें होगी, ये अप्रोच क्या कहती है कि विल चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर इफ वी चेंज इन capital structure there will be change in cost of capital, value of firm, ठीक है, और मार्केट प्राइस पर शेयर। ये क्या कहता है कि अगर मैं क्या करता हूं, मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करता हूं, मतलब डेट इक्विटी का जो रेशियो है, डेट इक्विटी का जो मिक्सचर है उसमें परिवर्तन करता हूं, तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उसका इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर और मार्केट प्राइस पर शेयर के ऊपर पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो रेलिवेंट है, किसने कहा है, डेविड रन ने कहा है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये वाली अप्रोच कहती है कि भैया लीवरेज बेनिफिशियल है। भाई लीवरेज, कल आपको एक टर्म बताई थी कि लीवरेज का मतलब क्या है, डेट से है। ये कहता है कि डेट का फायदा होता है, डेट का क्या फायदा होता है, डेट का ये फायदा होता है कि अगर आप इंक्रीज करते हो डेट की मात्रा को कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो इससे आपकी क्या होती है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है। पहला पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है। अगली बात, एमपीएस बढ़ जाता है। उससे नेक्स्ट बात, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तीन फायदे हैं। कहता अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की मात्रा को बढ़ाते हो, डेट मतलब डिवेंचर की मात्रा को बढ़ाते हो, तो उसका फायदा क्या हो, वैल्यू फर्म बढ़ जाएगी, एमपीएस बढ़ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कहता फायदे होते हैं क्या करने के, डिवेंचर को इंक्रीज करने के। कौन कहता है, नेट इनकम अप्रोच में डेविड ड्रंद कहता है, जो कि एक रेलिवेंट अप्रोच है। ठीक है, अगली खास बात इसमें याद रखनी है बच्चों, फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले याद रखने से पहले मैं आपको टर्म बता देता हूं। देखो, इस फॉर्मूले में एस का मतलब होगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी किसका मतलब होगा, एस का। बी का मतलब होगा बोरोइंग, बोरोइंग मतलब डिवेंचर। वी का मतलब होगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू निकालेगी। एमपीएस से मतलब आप सभी को पता है मार्केट प्राइस पर शेयर, एन से मतलब है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ईबीआईटी आपको पता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। ठीक है, केडी आपको पता है कॉस्ट ऑफ डेट होती है, ये लिखी हुई। ये टर्म ध्यान रखनी है, एस से मतलब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, बी से बोरोइंग मतलब डिवेंचर, वी से ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, एन नंबर ऑफ शेयर, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केडी कॉस्ट ऑफ डेट। अब फॉर्मूला कैसे बनता है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है एस निकालने का, ईबीटी अपॉन के। ठीक है, इसमें क्या होगी, ठीक है, के। नेक्स्ट है वी, वो निकलेगा एस प्लस बी, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, क्योंकि अपने पास दो सोर्सेज है भैया, तो डेट प्लस इक्विटी मिला के टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाएगी। ठीक है, फिर निकालनी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो निकलेगी ईबीआईटी बटा वी इंटू 100। फिर एमपीएस निकालना है, जो कि एस बटा एन करके निकलेगा। ठीक है, अपने फॉर्मूला ध्यान रखना है, सबसे पहले निकालना है एस। ईबीटी, ईबीटी आप सभी को पता है कैसे निकलता है, ईबीआईटी में से क्या घटा के, इंटरेस्ट घटा के आपका ईबीटी निकल जाएगा, उसको ऊपर बटा में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, क्या निकल जाएगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगी, वी निकालना है एस प्लस बी करके, केओ निकालना है ईबीआईटी बाय वी करके इंटू 100 करके, एमपीएस निकालना है एस बाय एन करके। ठीक है, अब आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा रखी है कि डेट बढ़ाने से क्या फायदा होगा, डेट घटाने से क्या नुकसान होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि डेट बढ़ेगा तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, एमपीएस बढ़ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। हाँ जी, दूसरी हमारी अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये भी दी किसने है, ये भी डेविड ने दी है।
ठीक है, परंतु इसमें क्या है, इरेलीवेंट है। देखो रेलिवेंट में कहता था कि इफ वी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं तो देयर विल बी इंपैक्ट ऑन द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और तीसरी बात, मार्केट प्राइस पर शेयर पर इंपैक्ट पड़ता था नेट इनकम अप्रोच में। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में डेविड डुरंट क्या कहता है कि इफ वी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, देयर विल नॉट बी एनी इंपैक्ट ऑन द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्केट प्राइस पर शेयर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये कौन कहता है, कौन कहता है, डेविड डुरंट ही कहता है। अपनी बात से ही पलट गया ये आदमी, ठीक है। ये कहता है कि लीवरेज के बढ़ाने घटाने का आपको कोई फर्क नहीं पता चल जाएगा। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ वी चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब केओ। इंक्रीजिंग द डिबेंचर विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बस एक नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, ठीक है, उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, और कुछ तो नहीं होने वाला। अब आप कहोगे जी ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे पता चलेगा ये कैसे बढ़ जाएगी। देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि रियल ओनर कौन होता है, इक्विटी वाले, ठीक है। रियल ओनर इक्विटी वाले हैं। तो दूसरी बात देखो, अगर आपकी फर्म में डेट बढ़ता ही जाएगा तो भैया दिल की धड़कन तो मालिकों की बढ़ेगी। तो मालिक उस दिल की धड़कन को रोकने के लिए क्या चाहेंगे, ज्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे। अब ज्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे डेट बढ़ गया वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी। अगली खास बात इस अप्रोच की, अगली खास बात ये है भैया, वी, केओ, एमपीएस, केडी ऑल आर कांस्टेंट। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किस अप्रोच में वी, केओ, एमपीएस, केडी कांस्टेंट रहते हैं, तो आप लोग कहेंगे भैया वी मतलब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, केडी कॉस्ट ऑफ डेट, ये सारे के सारे कांस्टेंट रहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंतर्गत। चेंज किस में आता है फिर, अगर सारे ही कांस्टेंट तो चेंज किस में आएगा भैया, चेंज आता है केई में। बस सीधा सा हिसाब रखना है कि जितना डेट ज्यादा केई ज्यादा, डेट कम केई कम, क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। किनका बढ़ जाता है, मालिकों का रिस्क बढ़ जाता है। मालिक उस रिस्क को कवर अप करने के लिए क्या कहेंगे, भैया हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ रिटर्न क्या होती है, ओनर की जो रिटर्न होती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, वो बढ़ जाएगी। अब इसमें फॉर्मूले क्या ध्यान रखने हैं, खास बात ये रही, वी, केओ, एमपीएस, फोर्थ वन केडी ऑल आर कांस्टेंट। पहला फॉर्मूला वी निकालना है ईबीआईटी बाय केओ इंटू 100, ठीक है। अब एक बात और, डिबेंचर की जगह क्या लिख रखा हो, इंटरेस्ट ज्यादा तो इसका मतलब के ई ज्यादा, इंटरेस्ट कम तो मतलब के ई कम। ये हमारी अप्रोच है। वी निकालना है ईबीआईटी बाय केओ इंटू 100, एस निकालना है वी माइनस बी, के ई निकालना है ईबीटी बटा एस, एमपीएस निकालना है एस बटा एन करके। आपको पता है ये किसके हैं, एनओआई के हैं, ठीक है। तो एन आई के कौन से थे, चलो एन आई के यही बना देते हैं। अभी आपको पढ़ा के हटाऊं, देखो उसमें निकाला था एस ईबीटी बटा के, ठीक है। फिर निकाला था वी, वो था एस जमा बी। फिर निकाला था के ओ, वो था ईबीआईटी बटा क्या था भैया, वी था इंटू 100, ठीक है। फिर निकाला था एमपीएस एस बटा एन। ये है हमारे नेट इनकम अप्रोच के, नेट ऑपरेटिंग इनकम के अप्रोच के क्या है, वी निकालो ईबीआईटी, ईबीआईटी के बाय में क्या रखोगे, के ओ रखोगे इंटू 100 कर दोगे। फिर क्या निकालोगे, एस निकालोगे वी में से, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट, सॉरी टोटल मार्केट वैल्यू फर्म में से बोरोइंग घटा दोगे तो इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। फिर निकालोगे केई, चेंज आएगा सिर्फ केई में, वो निकलेगा ईबीटी बटा एस इंटू 100, ठीक है। फिर आपकी निकलेगी एमपीएस एस बटा एन। हाँ जी, इन दो अप्रोचेस में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, इतना सब याद करना मुश्किल है। ये बबीता है कौन सी, याद कितना ना मुश्किल है। आप दोनों में से कौन से वाली बबीता है भैया, अपना अपना प्लेस लिखना, होम 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 टाउन लिखना।
हाँ जी, ये दो अप्रोचेज बताओ, तैयार है? कर दीजिए कमेंट। यस, ओके, हाँ जी, ये आपने पढ़ लिया। ओके, तीसरी आती है एमएम। भैया देखो, एमएम अप्रोच जो हमारी है, ठीक है, ये इरेलीवेंट है। ये कैसी अप्रोच है? इरेलीवेंट है। ठीक है, सवाल क्या आता है कि एमएम अप्रोच, पीछे से मैंने सवाल डाला भी था कि एमएम अप्रोच इज इक्विवेलेंट टू विच अप्रोच, तो हम लोग कहेंगे एनओआई अप्रोच के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आप लोग को क्या कहोगे कि वो भी इरेलीवेंट है, ये भी इरेलीवेंट है, तो फर्क क्या है? फर्क थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है। चलो जी, वो फर्क क्या है वो पढ़ लेते हैं। Modigliani Miller approach, MM thesis as or relating to relationship between capital structure, cost of capital, valuation is akin to the net operating income approach. भैया जैसा रिलेशनशिप कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में होता है, वैसा ही एमएम में होता है। पहली बात, द एनवाई अप्रोच एज एक्सप्लेन्ड अबव इज डेफिनेशनल और कंसेप्चुअल एंड लैक बिहेवियरल सिग्निफिकेंस। इसने क्या कहा कि जो कुछ भी एनओआई ने पहले एक्सप्लेन किया कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने पर वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हो गया, एमपीएस हो गया, उसमें चेंज नहीं आता। कहता इस बात को बिहेवियरली जस्टिफाई नहीं कर पाई एनओआई अप्रोच, उसको जस्टिफाई करने का काम ऑपरेशनल तौर पर कौन करने का प्रयास कर रहा था? एमएम ने प्रयास किया कि भैया उसको मैं जस्टिफाई करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जो एनओआई अप्रोच थी उसने ये कह तो दिया, ठीक है, तो इसने ये लिख दिया कि इन अदर वर्ड्स डजंट प्रोवाइड द ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन फॉर द इरेलीवेंस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के इरेलीवेंस होने का प्रॉपर कारण नहीं बता पाई कौन सी अप्रोच? एनओआई अप्रोच। तो उसको प्रूव करने का प्रयास किया किसने? एमएम ने क्या किया? प्रयास किया। तो एमएम प्रपोजिशन सपोर्ट्स द एनओआई अप्रोच को सपोर्ट करती है, रिलेटिंग टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द डिग्री ऑफ लीवरेज एट एनी लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी। ठीक है, अब डेट और इक्विटी का कोई भी मिक्सचर हो, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात एनओआई अप्रोच ने कह दी कि कॉस्ट ना बढ़े ना घटे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने घटने का इंपैक्ट पड़ेगा। The significance of the hypothesis lies in the fact that ये क्या करता है? प्रोवाइड करेगा बिहेवियरल जस्टिफिकेशन फॉर कांस्टेंट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। इन अदर वर्ड्स, एमएम अप्रोच मेंटेन करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डजंट चेंज विद द चेंज इन द प्रपोजिशन ऑफ डेट और इक्विटी। इसने भी यही बात बार बार बोल दी कि भैया डेट इक्विटी का मिक्स बदलने पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, और अगली बात मार्केट प्राइस पर शेयर में कोई चेंज नहीं आता। उसकी बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देने की बात किसने कही है? एमएम ने कही है। इस बात को उसने आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू क्या करने का प्रयास किया है? जस्टिफाई करने का प्रयास किया। अब आपको मुझे आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होती है? आर्बिट्रेज प्रोसेस होती है बाइंग इन वन मार्केट एट लोअर कॉस्ट, सेलिंग इट अनदर मार्केट एट हायर कॉस्ट। ऐसा आप तब तक करते रहेंगे जब तक दो मार्केट में क्या हो जाए? प्राइस बराबर ना हो जाए, तब तक आप ऐसा करते रहेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू उसने क्या किया है कि अपने काम को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। किसने? एमएम ने। ठीक है, बस इसमें खास बात आप लोगों से पेपर में जो पूछी जाएगी, एक तो ये पूछी जाएगी एमएम जो अप्रोच है वो इरेलीवेंट है। किसने दी है? मोदीगिलानी मिलर ने दी है। किसके इक्विवेलेंट टू है? तो आप लोग कहेंगे एनओआई अप्रोच के इक्विवेलेंट टू है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो एनओआई अप्रोच की इरेलीवेंस होने की जस्टिफिकेशन है उसको किसने देने का काम किया? तो आप लोग कहेंगे एमएम ने देने का काम किया। तो एमएम भी ये मान के चलता है कि भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किस प्रोसेस के थ्रू किया? वो कहता है आर्बिट्रेज के प्रोसेस के थ्रू। अब आर्बिट्रेज क्या होता है? मैंने आपको बताया कि बाइंग इन वन मार्केट एट लोअर कॉस्ट, सेलिंग एट अनदर मार्केट एट हायर कॉस्ट। अब उसके अलावा क्या सवाल पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा इसमें इसकी अजम्पशन से। ठीक है, अजम्पशन कौन कौन सी है? पहली है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब केओ।
कांस्टेंट रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगली बात, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटीज इनफाइनेटली डिविजिबल है, इंटरेस्ट आर फ्री टू बाय, इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी, कोई भी खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर कैन बोरो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सम टर्म्स एंड कंडीशंस एज फर्म कैन, भाई एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन के अलावा, ठीक है, इन्वेस्टर क्या कर सकता है, आसानी से बोरो कर सकता है। कहता कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, हर इन्वेस्टर के पास सेम इंफॉर्मेशन है, ये मान के चलता है। ठीक है, अगली बात है, सारे के सारे जो इन्वेस्टर हैं उनकी सेम एक्सपेक्टेशंस है, किसको लेकर, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर सबकी क्या है, सेम एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, सारे के सारे इन्वेस्टर की। अगली बात है, कहता है बिजनेस रिस्क इज इक्वल, सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो इक्वलेंट रिस्क क्लास में है, सबको बराबर का रिस्क है, जिसको होमोजेनियस रिस्क क्लास भी बोलते हैं हम लोग। अगली है डीपी रेशियो 100% है, ये बहुत बार पूछी गई है कि एमएम की हाइपोथेसिस में या अजम्पशंस में, ठीक है, ये अजम्पशन आती है या नहीं आती, या फिर डिविडेंड के बारे में क्या अजम्पशंस है। कहता है जो भी आपको मिलता है भैया बांट दो सारे का सारा, 100% डीपी रेशियो। डीपी रेशियो का मतलब क्या है कि डिविडेंड बांटने का रेशियो क्या है आपका, 100% है। अगली बात है, ठीक है, बाद में कहता है कोई टैक्सेस नहीं है, बाद में ये वाली जो अजम्पशन थी वो हटा दी गई थी, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्या ये ध्यान रखना है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर रैशनल है, सबको सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेम एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर की, बिजनेस रिस्क तो बराबर है, इक्विवेलेंट रिस्क क्लास बोलते हैं इसको अपन, डीपी रेशियो 100% है, कोई टैक्सेस नहीं है, बाद में ये वाली जंक्शन हटा दी गई थी। ठीक है, अब अगली खास बात क्या ध्यान रखनी है, ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें पर्सनल लीवरेज यूज करने की बात कही गई है। ठीक है, पर्सनल लीवरेज यूज करने की बात भी किसमें कही गई है, एमएम अप्रोच में की गई है। ठीक है, किसमें कही गई है, एमएम अप्रोच में किसकी बात की गई है, पर्सनल लीवरेज। पर्सनल लीवरेज को भैया एक नाम और टर्म दी गई है, ठीक है, उसको होममेड लीवरेज बोलते हैं। ठीक है, होममेड लीवरेज की बात कहां की गई है, एमएम अप्रोच में की गई है। ठीक है, और इसमें खास बात क्या याद रखने वाली है, ये दी होममेड लीवरेज या फिर पर्सनल लीवरेज। ठीक है, एक सवाल ये पूछता है कि द असेंस होता है सार, ठीक है, द असेंस ऑफ द आर्बिट्रेज लाइज इन विच अप्रोच, द एसेंस ऑफ द आर्बिट्रेज आर्गुमेंट लाइज इन विच अप्रोच। तो भैया आप सीधा सा नाम ले देंगे, आर्बिट्रेज का जिक्र आते ही किसके बात कर रहा है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच की बात कर रहा है। ठीक है, तो एमएम अप्रोच से जो सवाल बने वो मैंने आपको बताए कि ये क्या है, इरेलीवेंट अप्रोच है। अगली बात, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के इक्विवेलेंट है, किसने दिया है, मोदी गिलानी मिलर ने दी है। अगली बात, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन की बात कौन करता है, इरेलीवेंस होने की एमएम करता है। ठीक है, ये भी ऐसे ही बकवास करता है कि भाई जैसे कांस्टेंट रहता है सब कुछ, ये भी मान के चलता है। ठीक है, अगली बात क्या कहता है, इसकी जंक्शन अपने पढ़ी, केओ कांस्टेंट रहता है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, सारे के सारे इन्वेस्टर्स रैशनल है, सेम इन्फॉर्मेशन सारे इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है, सेम एक्सपेक्टेशंस है सबकी ईबीआईटी को लेकर, बिजनेस रिस्क क्या है, इक्विवेलेंट है, इसको आप इक्विवेलेंट रिस्क क्लास बोलते हैं, डिविडेंड रेशियो डीपी रेशियो 100% है, कोई टैक्स नहीं है, आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू जस्टिफिकेशन करने का प्रयास करता है। आर्बिट्रेज मैंने आपको बता दिया, होममेड लीवरेज या पर्सनल लीवरेज की बात करने वाली अप्रोच कौन सी है, तो आप लोग कह देंगे एमएम अप्रोच। ठीक है, ये लास्ट आती है हमारी, कहां गई भैया, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में तो मिक्सअप है, खिचड़ी है। देखो, नेट इनकम अप्रोच ने कहा कि भैया क्या कर दो, डेट बढ़ा दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, एमपीएस बढ़ जाएगा। परंतु क्या कहता है ये ट्रेडिशनल वाला, क्या कहता है भैया एक लिमिट तक, एक लिमिट तक तो डेट बढ़ाने का फायदा होगा, परंतु जैसे ही उनको लगेगा, बाजार में पता चलेगा कि भैया इस फर्म में तो सारा डेट ही डेट ज्यादा मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, तब आगे मिलने वाला डेट आपको क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब महंगा डेट आपको मिल रहा होगा तो भैया आपका पैसा सारा ब्याज में ही चला जाएगा,
ठीक है, तो वहां पर जो कॉस्ट आपकी कम होने लगी थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैल्यू फर्म जैसे ही पता चलता है बाजार में कि भैया डेट वाली फर्म है, तो सारी की सारी वैल्यू फर्म डाउन होनी शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली एमपीएस भी कहां चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। ये कहते हैं कि एक लेवल तक तो डेट बढ़ाना ठीक है, परंतु उसके बाद डेट ज्यादा बढ़ेगा तो नुकसान करेगा। दूसरी तरफ आई एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच क्या कहती है कि भैया डेट बढ़ाओ तो कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू फर्म पे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, मार्केट प्राइस पर शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कहता है कि ये अप्रोच कहता है ऐसा थोड़ी होता है यार, आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको बेनिफिट ना हो, एक लिमिट तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये अप्रोच क्या कहती है, दोनों में से जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो उठाती है और उनके बीच की एक मिडवे अप्रोच बन जाती है, मिडवे अप्रोच बन जाती है। ये वो अप्रोच है जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करती है। ठीक है, इसकी बात करती है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करने का प्रयास। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बच्चों वो होता है, कौन से वाला होता है, जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो क्या हो, मिनिमम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मिनिमम है, ठीक है, और रिटर्न क्या है, मैक्सिमम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम और रिटर्न क्या हो, मैक्सिमम हो, वो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। उसकी बात कौन करता है, मिडवे अप्रोच वाली फर्म। मिडवे अप्रोच वाली अप्रोच वो कौन सी है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत। अगली बात, जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल। जुडिशियस का मतलब होता है न्यायपूर्वक, ठीक है। अब न्यायिक तौर पर मतलब प्रॉपर लगा लो यार, जिसमें किसी प्रकार का कोई नकली काम ना हो, घोटाला ना हो, उस तरीके से कैपिटल के यूज करने की बात कौन सी अप्रोच करती है, ट्रेडिशनल अप्रोच करती है। चलो जी, अब आपकी आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग सम अप करें। नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट, डेविड दुरंत, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो वैल्यू फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट प्राइस पर शेयर में चेंज आता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले क्या थे भाई, सबसे पहले क्या निकाला था इसके अंदर, हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला था, एस निकाला था। कैसे निकाला था, ईबीटी बटा के ई इंटू 100। फिर वी निकाला था एस प्लस बी करके। फिर तीसरा निकाला था के ओ, के ओ निकाला था ई बी आई टी बटा वी इंटू 100। फिर निकाला था एमपीएस, एस बटा एन करके। दूसरी तरफ हम लोगों ने पढ़ी एनओआई अप्रोच, ठीक है। इसका टैग क्या है, इसका टैग है भैया इरेलीवेंट होने का। देने वाले अंकल का नाम सेम ही है, डेविड रंध है, ठीक है। ये कहता है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हम लोग करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्केट प्राइस पर शेयर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसके फॉर्मूले क्या थे, इसके फॉर्मूले में सबसे पहले आप लोगों ने निकाला था वी, ई बी आई टी बटा के ओ इंटू 100। फिर निकाला था एस, वी माइनस बी। फिर आपने निकाला था के ई, के ई निकला था आपका ई बी टी, ठीक है, बटा क्या किया था भैया यहाँ पर, एस किया था, ठीक है। चौथे नंबर पर आपका आया था एमपीएस, ठीक है, एस बटा एन। अगली खास बात क्या थी, इसमें सिर्फ के ई में चेंज आता है, बाकी वी हो गया, के डी हो गया, अच्छा जी, के ओ हो गया, ठीक है, वी के डी के ओ एमपीएस, ऑल दीज विल भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि अगर आपका डेट बढ़ाते थे आप तो के ई बढ़ जाती थी। डेट की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो के ई बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट कम होगा तो के ई कम हो जाएगी। ये किसने बात की थी, एनओआई ने। फिर अपन ने एमएम पढ़ी, इसके इक्विवेलेंट वाली पढ़ी, फिर अपन ने ट्रेडिशनल पढ़ी, इन दोनों के मिडवे अप्रोच पढ़ी, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सिर दुखना, जी मचलना, उल्टी खांसी? हाँ जी, एक सेकंड के लिए माइक वो कर रहा हूँ, बोलिए फटाफट।
हाँ जी बताओ, यहाँ तक समझ में आया सारा कुछ? हाँ जी सर। ओके, हाँ जी आपको समझ में आया सोनू जी? हाँ जी मेरा ही था। अच्छा हाँ जी आपका ही था। हाँ जी। ओके, वो काम हो गए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। गए गए गए, अभी तक तो थे सर। ये वैसे ना इसमें एनआई में इसमें ये फॉर्मूले चेंज क्यों हो रहे हैं? फॉर्मूले चेंज क्यों हो रहे हैं? वो तो फॉर्मूले बनाए हाँ। ही है इन्होंने इस तरीके से ना, तो आप इसमें चेंज क्यों हो रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। देखो इसमें जैसे कि तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, जबकि नहीं इसमें देखो, सिर्फ जैसे कॉस्ट। इधर इधर हमारा इधर एस है जो शेयर है, तो ईबीटी हाँ, इसको एक्सचेंज करेंगे तो सेम निकलता है, उसमें पहले वी क्यों निकाल रहे हैं? तो पहले अगर वैल्यू हम फर्म इंटरफेस, निकाले, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वैल्यू फर्म निकाल के फिर आप इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे बोरोइंग लेस करके। अच्छा उसमें पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया है, इसमें पहले हाँ जी, वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लिया है, उसके बाद हाँ उन्होंने जी, फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया है, उसके हाँ बाद जी। कॉस्ट ऑफ वो निकाल ली ओवरऑल, आप बाद में एमपीएस। इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म निकाल, ठीक मतलब कि फॉर्मूले सेम है, इन्होंने अपना स्टेप चेंज कर दिया जस्ट। स्टेप फॉर्मूले चेंज तो कर सेम दिया। ही है। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, फॉर्मूले सेम, मैं स्टेप चेंज कर दिया, स्टेप याद करने हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ये देखना, फॉर्मूले आएंगे पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है फॉर्मूला इसमें से। नहीं फॉर्मूला अब आगे समझ में सर, की फॉर्मूले सेम है, जस्ट स्टेप चेंज है। मेरी बात सुनो, देखो सबसे पहले सिर्फ इसको याद कर लेना, एन आई को, एन ओ आई अपने आप बन जाएगी। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है हो गया, अब हो गया। बस मैं ये प्रॉब्लम पता फॉर्मूला याद कहाँ है? कर। प्रॉब्लम आएगी इसको डिफरेंशिएट करने में कि यहाँ ईबीटी था यहाँ, या फिर ईबीआईटी था। आपको इतना जरूर नहीं पता नहीं, याद रहेगा कि यार पहले पे एस निकालना है, दूसरे पे वी निकालना है। हाँ जी बस एस वी के ओ एम पी एस, इसमें वी एस के ही है, ठीक है सर। ठीक है, चलो जी हाँ जी। अगला टॉपिक देखते हैं, कैपिटल बजटिंग। चलो 20 मिनट लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग। चलो जी, हाँ जी स्क्रीन चेंज हो गई आपकी? हाँ जी सर। हाँ जी, अब आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं देगी, कुछ भी बोलें कमेंट करें। ओके ठीक जी। है, माइक बंद। ओके, हाँ जी, दूसरा एक डिसीजन हमने पढ़ा फाइनेंसिंग, दूसरा हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोगों ने डिसाइड किया था भैया किस किस जगह इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के दो तरीके बताए थे, एक बताया था फिक्स सेट्स, एक बताया था करंट सेट्स। अगर हम लोगों ने फिक्स सेट्स में इन्वेस्ट करी तो वो करनी पड़ती थी लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में जहां आपने इन्वेस्ट करी वो डिसीजन आपका कहलाता था कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। करंट असेट्स में इन्वेस्ट किया तो वो डिसीजन वो हम लोग करते थे शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, वो कहलाता था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ना है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या है? कैपिटल बस्टिंग इज इवैल्यूएट टू दोज एक्सपेंडिचर डिसीजन जिसका बेनिफिट हमें क्या मिले, 1 साल से अधिक वर्षों तक मिले। ऐसा एक्सपेंडिचर डिसीजन जिसका बेनिफिट हमें 1 से अधिक वर्षों तक मिले, उसका इवैल्यूएट करने का जो डिसीजन है वो कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। कैपिटल बस्टिंग इज यूज्ड टू इवैल्यूएट दोज एक्सपेंडिचर डिसीजन द बेनिफिट ऑफ विच एक्रू फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर डिसीजन जिसका बेनिफिट हमें 1 से अधिक वर्षों तक मिले, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो कैपिटल बस्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर अपन ने ये चीजें पढ़ी कि फाइनेंस कहां से अरेंज होगा। सोर्सेज में पढ़ा, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, डेट।
कैपिटल स्ट्रक्चर अभी पढ़ के आए, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर लीवरेज का मतलब क्या पढ़ के आए आप, डेट पढ़ के आए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब इनकी सिलेक्शन करने के लिए, ये जो आपके सोर्सेज हैं इनकी सिलेक्शन करने के लिए क्या पैमाना रखोगे, आप पैमाना रखोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इनके ऊपर पड़ने वाली कॉस्ट, जो कॉस्ट आपके बजट में आएगी, ठीक है, वो क्या करोगे, वही रिसोर्सेज आप सिलेक्ट करने का प्रयास करोगे। जो महंगा पड़ेगा उसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, तो आगे क्या है टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल बस्टिंग, शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के लिए सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर एंड बीआर, स्टॉक हो गया। ठीक है, अब कैपिटल बस्टिंग की खास बात क्या है, ये इरिवर्सेबल डिसीजन है। कैसा डिसीजन है, इरिवर्सेबल। ठीक है, इसमें फैक्टर कौन कौन से ध्यान रखने हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट प्री डिफाइंड रेट को पूरा करता होगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेने हैं। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो आपकी प्री डिफाइंड रेट को पूरा करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेने हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, एक ही एक्सेप्ट कर पाओगे, या तो हेड या फिर टेल। अगर आप एक चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। कैपिटल राशनिंग, कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास फंड थोड़ी मात्रा में अवेलेबल हो और आप उनके द्वारा क्या करना चाहो, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है उसको ग्रैब करने का प्रयास करो, तो वो काम क्या कहलाता है, लिमिटेड सॉरी कैपिटल राशनिंग कहलाता है। ये लिखा हुआ है दूसरे वाली जो पीडीएफ है इसकी, वहां से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। चौथा है रिस्क एनालिसिस, पांचवा है इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा और इनफ्लो होगा। ठीक है, इसमें कैश फ्लो विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। ये जो हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, या हम लोग कैश फ्लो को ज्यादा यूज करेंगे रेदर देन प्रॉफिट के मामले में। तो कैपिटल बस्टिंग के बारे में इतनी जानकारी पढ़ ली अपन ने, यहां से आपको चीजें फिलहाल नहीं, हमें नहीं पढ़नी। आप सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकलता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, बटा में लाइफ ऑफ द असेट्स। क्या निकल के आएगी, डेप्रिसिएशन निकल के आएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से निकल के आएगी, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकल के आएगी। ठीक है, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, इससे निकल के आएगी। ठीक है, चलो अब डेप्रिसिएशन आप सभी को पता है क्या होता है, वियर एंड टीयर की वजह से, एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से, ठीक है, असेट्स का खत्म हो जाना, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस होता है हमारा डेप्रिसिएशन, इतना सभी को पता है। हाँ जी, इसमें मेन हमारी पढ़ने वाली है दो प्रकार की अप्रोचेज हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल है और एक डिस्काउंटेड या फिर मॉडर्न है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल है उसमें जो खास बात ध्यान रखनी है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखती, नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो मॉडर्न वाली है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है, मतलब ध्यान में रखती है। जो हमारी ट्रेडिशनल है उसमें कौन सी आती है, पे बैक पीरियड आता है, पोस्ट पे बैक आता है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आती है। ये तीन अप्रोचेज आती हैं। ठीक है, जो हमारी डिस्काउंटेड, मॉडर्न या फिर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं, इसमें कौन कौन सी आती है, एनपीवी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आती है। ये तीन हमारी अप्रोचेज आती है। ठीक है, आज कहानी सेट नहीं होगी, पूरा नहीं होगा, उसको कल फिनिश करेंगे, खत्म नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा।